पिताजी का देहांत हो गया। मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया गाँव में ही। माताजी का कोविड के कारण पटना में ही एडमिट थी, उनका देहांत हो गया। कोई रिश्ता नाता सब मैं ब्रेक कर दिया, मौत के कुआं जैसा ग्राउंड पे। ग्राउंड को मैं अभी तक 20 बार पढ़ चुका हूँ। इस बुक नहीं पढ़ना है, 2-3 सिलेक्टेड बुक पढ़ी और ज्यादा टाइम पढ़ी। कितना हमको डेप्थ जाना है, कितना नहीं जाना है, उस हिसाब से आप तैरना सब कुछ जानता है, बट गोता लगाने का काम जो करता है वो प्रैक्टिस सेट करता है। 1275 के लिए जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट और क्राउन लेकर चले, सेट मारते रहे, हो जाएगा? नहीं। करंट के लिए आपने क्या किया? इतने इतने महारथी वहां पर छट रहे थे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार एक्साइज एसआई और एसडीएफएसओ के टोटल 64 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी और उसका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। मात्र 56 अभ्यर्थी उसमें से सेलेक्ट हुए, 8 तो सीट खाली रह गए और उसमें सिर्फ 11 सीटें थी बिहार एक्साइज एसआई की और उस 11 सीट में एक सीट पक्का कर लिया है अभी हमारे साथ श्रीनिवासन सर। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को, जानते हैं इसकी अभी तक की जर्नी कैसी रही और अपनी पढ़ाई के दौरान कौन कौन से बुक को इन्होंने फॉलो किया था। जो भी चीज़ें हैं बिहार एक्साइज एसआई से संबंधित पूरा डिटेल्स में अभी हम सर से बातें करेंगे। चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। सर, मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ आरटीयू कोटा से और फर्दर उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लगा और अभी मेरा सिलेक्शन एक्साइज सब इंस्पेक्टर में बिहार में हुआ है। आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर कोई छात्र यहाँ तक पहुँचता है पटना के इस छोटे से कमरे में रहकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले जो मेहनत लगती है, उससे पहले की जो स्टोरी होती है, वो सभी जानना चाहते हैं कि कितना स्ट्रगलिंग भरा लाइफ रहा। आपका कैसा जर्नी है वो बताएं। सर, मेरी भी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल बीता है और जब मैं फाइनल ईयर में था, बीटेक जब मैं कर रहा था, उस टाइम मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा सिलेक्शन प्लेसमेंट हो चुका था दिल्ली में, स्काइटन पीवीटी कंपनी थी। फर्दर जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। मतलब एक तो पापा के नहीं होने से एक जिम्मेदारी बढ़ गई थी मेरे सिर पर, लेकिन फैमिली, मेरी 3 बहनें थी जो मेरी से छोटी थी, जिसमें एक ट्विंस थी, जुड़वा थी। 3 बहनें और माँ घर पे थी और मैं दिल्ली में था। तो जब मैं जॉब करता था तो हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब वो कैसे रह रहे होंगे, कैसे चीज़ों को वहाँ पे झेल रहे होंगे। लेकिन चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। फर्दर मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करके मैं घर आ गया। आप जॉब छोड़कर आ गए? जी, मैं रिजाइन दिया। एज अ ट्रेनी इंजीनियर था उस टाइम, मैं कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का एज अ ट्रेनी। फिर मैं उसको बीच में ब्रेक किया, मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर हम लोग डिसाइड किए आपस में, जब हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग टीचिंग लाइन में जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और पढ़ते हैं। मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया, कोचिंग खोल दिया और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। उस समय मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता था और मेरी बहनें भी क्लास मतलब स्कूल ज्वाइन कर ली। फिर हम लोग पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट किए। माहौल भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी हम लोग अपने घर के अंदर उस माहौल को बनाए कि नहीं, हम लोग को पढ़ना है, कुछ करना है। फिर उसी बीच में आरपीएफ का बहाली आया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। उसमें जो ट्विंस बहन थी उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया, तो एक हम लोग को सपोर्ट मिला। फिर हम लोग फर्दर और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट किए तो फिर उसी टाइम एसएससी जीडी बीएसएफ का फॉर्म आया। उस समय मेरी जो ट्विंस में एक और बहन थी, उनका बीएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसका बीएसएफ में? जी। जब उनका फाइनल बीएसएफ में हुआ तो एक गांव में माहौल बनाए, करे ये क्या, मतलब ये लोग यहाँ रह के भी मतलब ऐसे अचीवमेंट कर रहा, मतलब पापा के नहीं होने के बाद भी पढ़ाता है लोग। और तो फिर सबको ही एक सपोर्ट में आ गया। पहले सब कोई सपोर्ट में नहीं था, फिर फर्दर थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग के फेवर में हुई। फिर हम लोग चीज़ों को और मन लगा के करते गए। तो उसमें से मेरी एक बहन थी जो उस समय पॉलिटेक्निक कर रही थी, वो भी उनका 24 रैंक आया था बिहार में। तो उनको पटना वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला था, निक्की नाम है वो। फिर रेलवे जेई का फॉर्म डाली, वो मैं भी डाला था। तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन उनका हुआ, बट वेटिंग में रह गई। फिर तब तक कोविड आ गया। 2020 में कोविड आया तो फिर हम लोग बिल्कुल मेरा एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ गया। फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर मैं बोला कि इस कभी भी देखिए कठिनाई आती है ना, उसको अपॉर्चुनिटी बदलने के लिए ही आती है। मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और टोटल टाइम जो मैं पढ़ाने पे देता था वो खुद पे देने लगा। मतलब 12-13 घंटा कंटिन्यू स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। बोला कि अब खुद पे टाइम देना है और मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया गांव में ही। और ऑनलाइन चूँकि चीज़ें अवेलेबल होने लगी थी यूट्यूब पे,
उस तब माध्यम तक से में तीनों बहनों का जॉब लग चुका नहीं, अभी वो वेटिंग में थी, अच्छा तीसरी वाली वेटिंग में थी, वो वेटिंग में थी। फिर मेरा पढ़ाई चलने लगा और उसी बीच में मैं भी एनटीपीसी वगैरह फॉर्म डाल दिया था और उसी में 2213 दरोगा आया, वो फॉर्म में डाला और उसमें मेरा सिलेक्शन प्री हुआ, मेंस हुआ, फाइनल में रनिंग में जाके वहाँ पे छट गया। 2213 की आप फिजिकल में बाहर हुए? जी, फिजिकल में बाहर हुए। 2021 आया तो मेरी माता जी का कोविड के कारण पटना में ही एडमिट थी, उनका देहांत हो गया। एक बार फिर से मतलब ऐसा लगा मैं कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया कि मैं पढ़ किसके लिए रहा हूँ, जब माँ और मतलब माँ भी नहीं रही और पापा भी नहीं रहे। फिर खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, अब तो और करना है मुझे, अब तो करना ही है। फिर मैं फर्दर कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट किया, तब तक उनका वेटिंग क्लियर हो गया भगवान की दया से और उनका भी वेटिंग जी, क्लियर हो और गया। वो जेई में तीनों बहन सेलेक्ट थी। जी। जब तीनों बहनें सिलेक्ट हो गई तो मुझे उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। मैं पटना फिर फर्दर आया और यहाँ पे मैं उस डेडिकेशन के साथ लगा जो होता है ना कि एकदम बिल्कुल कर देना है तो कर देना है, और सारी चीज़ों से कोई रिश्ता नाता सब मैं ब्रेक कर दिया क्योंकि उस टाइम सब कुछ छूट ही चुका था लगभग। और फिर मैं DFCCIL का फॉर्म डाला, वहाँ पे मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन साइको रह गया। साइको में जाके अंतिम राउंड मेरा नहीं हो पाया। फिर मैं 64 ये वैकेंसी आया, देखने में काफ़ी मतलब शुरू में ही ऐसा था, लेकिन मुझे था कि अगर एक सीट भी होगा तो मुझे लेना है, मुझे एक सीट से मतलब था। मैं उतना ही डेडिकेशन से प्री दिया और प्री देने के टाइम ही मैं रनिंग भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे था कि मैं कर लूँगा रनिंग। 1 घंटा मैं डेली रनिंग में, सुजीत सर मुझे मोटिवेट किए, 1 घंटा डेली रनिंग करना स्टार्ट किया और साथ में अपना कंटिन्यू पढ़ाई चलते रहा मेरा। प्री हुआ, मेंस हुआ और फाइनली फिजिकली में क्वालिफाई किया उस क्या बोलते हैं मौत के कुआं जैसा ग्राउंड पे। जो छात्र भी घर पे हैं, आपने भी घर से तैयारी करी थी, उसका सबसे बड़ा क्वेरी यही रहता है कि हमें उन छात्रों से आप मिलवाइए जो घर पर रहकर पढ़े हैं, और सबसे बड़ा सवाल उसका यही रहता है कि वो कौन सा बुक पढ़े थे, वो हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखिए, मैं स्टार्टिंग जब किया था तो सबका एक ही रहता है, लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट, और मैं क्राउन, 2 बुक को फॉलो किया। क्राउन को मैं अभी तक 20 बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, क्राउन को मेरा एक ही मानना होता है कि जो बुक आप सिलेक्ट कीजिए, 2 या 3 बुक, उसको ही जितना बार पढ़ना पड़िए। 20 बुक नहीं पढ़ना है, 2-3 सिलेक्टेड बुक पढ़िए और ज़्यादा टाइम पढ़िए उसको। और अपने ना एक लिमिटेशन को समझिए कि हमको किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इसमें कितना हमको डेप्थ जाना है, कितना नहीं जाना है, उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए और बुक सेलेक्ट कीजिए और प्रॉपर में उसको पढ़िए। उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेट क्या होता है ना कि वो मतलब तैरना सब कोई जानता है, बट गोता लगाने का काम जो करता है वो प्रैक्टिस सेट करता है। और गोता जो लगाएगा वही मोती लेके आएगा नीचे से, और वो प्रैक्टिस सेट करता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना, केवल लगाना नहीं होता है, आप उसको एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, उस टॉपिक को कवर कीजिए और बाकायदा उसका नोट्स बनाइए और वही चीज़ें रिवीजन करते रहिए। आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली थी? कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, जब मैं पटना आया था तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, लेकिन एक मेरे गुरुजी हैं, उनको मैं मान रखा हूँ, अभी तक उनसे ना कभी मिला हूँ, बट मेरा हमेशा सपना रहा है कि मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा। मेरा बिहार CGL दिया, मेरा प्री नहीं हुआ, जबकि मैं टेस्ट सीरीज में टॉप करता था, 1200-1300 लड़का मैं टॉपर हूँ, फिर भी मेरा प्री नहीं हुआ। उस समय भी डिमोटिवेट हुआ था मैं, बट कोई नहीं। वो मेरे गुरु है कौटल्या के जो सर हैं, वो प्रदीप सर। ओके, तो आपने मेनली सेल्फ स्टडी पर फोकस करा था और सेल्फ स्टडी के बूते ही ये सब किया। जी, जी। अच्छा, आपने कहा लूसेंट क्राउन आज के परिदृश्य में क्या एग्जाम निकाल कर मेरिट बना कर दे पाने के लिए है? सर बोला था ना, ओल्ड इज गोल्ड, जस्ट लाइक वही है। लूसेंट आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे अब आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप और चीज़ें, जैसे मैं कोई मैगजीन पढ़ता था, वहाँ से कोई चीज़ मिल गया, उसको मैं लिख लेता था। आप और भी अपने अराउंड जो चीज़ें, उससे आप चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए और फिर अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। केवल उस पर ही डिपेंड नहीं रहना है।
आप अदर चीज़ें आप ऑनलाइन किसी सर का क्लास देख रहे हैं, जैसे करंट अफेयर वगैरह का, उस पे भी आपको ध्यान देना है। मतलब एक-एक क्वेश्चन के लिए आपको लड़ना है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है हम इसको पढ़ लिए, नहीं। आपको एक-एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से भी आता है आपको सारे टॉपिक पढ़ना है, तभी आपका मेरिट बन पाएगा जो अभी कंपटीशन है। अच्छा, 1275 के लिए जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट और क्राउन लेकर चले, सेट मारते रहे हो जाएगा? नहीं होगा। केवल लूसेंट और क्राउन लेके और सेट मारने से नहीं होगा। मैं बोला ना कि उसके अलावा भी आपको सेट के, जैसे सेट लगा रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना ही होगा, मतलब एनालिसिस डीप करना होगा। उसके अलावा आपको जैसे अदर जो क्लासेज होता है, जैसे करंट, कुछ देखिए करंट पे भी अभी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि प्री में दुर्गा के प्री में लगभग 15-20 क्वेश्चन करंट से रहता है। तो आपको करंट के लिए अलग से मैगजीन पढ़ना होगा और क्लास करना होगा। मैं ऐसे करंट के लिए आपने क्या किया? गौरव सर को फॉलो किया। गौरव सर का क्लास एनफ है? देखिए इनफ इस यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ उनका जो डेडिकेशन है ना सर, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जो पढ़ाते हैं और उसमें एक स्टैटिक जीके भी इंक्लूड होता है, तो कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके भी मेरा स्ट्रॉन्ग होते गया। और उनका करंट ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं स्पीडी बुक पढ़ा। हाँ, मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा, मैं जो फॉलो किया था एक चीज़, कि मैं ना माइंड गेम लिया था। मतलब बिल्कुल, मतलब मैं सुबह उठने, मैं दिन में पढ़ता था, रात में कभी नहीं पढ़ता था। मतलब मैं नाइट राइडर नहीं हूँ, मैं केवल दिन में पढ़ता था। तो मैं कोशिश यही करता था ना कि वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा जाए जिस पे ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि सुबह में दिमाग ज़्यादा काम करता है और शाम होते होते दिमाग थक जाता है। तो सुबह मेरा 5 घंटा, 5 से 11 बजे तक का जो था ना, वो केवल रिवीजन था। जो मैं कल पढ़ा हूँ, जिसका मैं नोट बना रखा हूँ, उसको मैं रिवीजन, और साइंस, एक साइंस कर रखा था, क्योंकि साइंस अच्छा चीज़ है और इसको डीपली पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और याद करना भी इसमें बहुत सारी चीज़ होता है। उसके बाद मैं दोपहर में, उसके बाद जो भी है खाना पीना, दोपहर में क्या करता था कि मैं लगभग 40 मिनट का गैप लेता था। उस गैप में मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट, केवल अपने लिए। ना तो पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने लिए करना। चाहे हम एक नींद ले लें या फिर एक मेडिटेशन होता है, स्लीप मेडिटेशन, कान में लगाइए हेडफोन और उसको सुनिए, वो करता था। फिर फर्दर जब मैं 1 बजे स्टार्ट करता था, उस समय मैं सेट लगाता था, क्योंकि मेरा दिमाग 5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो थका रहता था, लेकिन वो 40 मिनट के बाद फिर से एक एनर्जी आता था। एक सेट लगाता था, सेट लगाने के बाद उस दिन उसका एनालिसिस नहीं करता था। सेट लगाया, कहाँ गलत हुआ उसको मैं देख लिया, नोट कर लिया, ये चीज़ मेरा पोर्शन गलत हुआ। उसका एनालिसिस, वो जो टाइमिंग था ना, वो अगले दिन करता था उसी टाइमिंग पे। मतलब 2 दिन में एक सेट लगाता था मैं। उसके बाद फिर कौटलिया सर, प्रदीप सर का 1 घंटा का 50 क्वेश्चन का, वो तो रामबाण, मतलब मेरे लिए, मतलब बोले ना, बहुत, मतलब बहुत काम किया, बहुत। हाँ, उसके बाद फिर अपना बुक्स उठाए, बुक्स से पढ़े, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी अपना पढ़े। ऐसे करते करते मेरा लगभग 6:30 हो जाता था, 6। उसके बाद मैं ना 1 घंटा, आधा घंटा मैथ्स पढ़ता था, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ता था। ये डेली पढ़ता था, सिलेबस में हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है और थिंकिंग पावर को भी थोड़ा इंप्रूव कर देता है। मैथ रीजनिंग साथ करते रहना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, जिससे आपका सोचने का पावर भी डेवलप होता है। और बिल्कुल डेली पढ़ना चाहिए मैथ रीजनिंग। आधा घंटा ही पढ़िए, बट पढ़िए, क्वेश्चंस लगाए, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लगाता था। फिर ब्रेक वही 1 घंटा का। फिर 8 बजे जब मैं बैठता था, केवल गौरव सर सामने होते थे और स्पीडी का करंट का, मतलब 2 घंटे केवल करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं इसको हल्के में नहीं लेके गया, काफ़ी मेहनत किया इस पे भी। और उसी का वो है कि यहाँ 84 मार्क्स था मेंस में। 94 जी, 100 में। यहाँ तक आपकी तैयारी की बात होगी। सेट प्रैक्टिस, आपने सेट प्रैक्टिस के लिए कोई पब्लिकेशन या फिर कुछ, देखिए यहाँ पे कोई प्रमोशनल चीज़ें नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप फ्रीली आप जो भी लगाए हैं आप बताएं। मैं एक ही पब्लिकेशन का सेट लगाया, वो है प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन। उसके अलावा मैं किसी का सेट कभी लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे उस पर काफ़ी ट्रस्ट है, उस सेट पे। क्योंकि सेट में जो एनालिसिस होता है ना, वो काफ़ी अच्छा उसका था। बात करते हैं फिजिकल की, जो इस बार एक्साइज एसआई में और एसडीएफएसओ का जो पोस्ट था ये 64, इसमें सबसे बड़ा सरदर्द बनकर निकला है फिजिकल। और इतने सारे छात्र, इतने महारथी वहाँ पर छट रहे थे कि आपको पता ही होगा। तो फिजिकल के लिए 1275 की जो वैकेंसी आ रही है, तो इसमें हो सकता है कि गर्दनी बाग ग्राउंड में दौड़ाया जाए, और हो सकता है कि एक बार फिर से वही बालू डाल दिया जाए, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन छात्रों के लिए आपका क्या मैसेज है जो 1275 एसआई के लिए पढ़ रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फिजिकल को आप आसान नहीं समझिए। आप अपना रनिंग 6 मिनट का बनाइए, 6.5 का नहीं। मेरा रनिंग ग्राउंड में 5:55 का था। चाणक्य
क्लासेस में ज्वाइन किया था, मेरा वीडियो अपलोड भी है, 5:55 में मारता था, फिर में मेरा वहाँ 6 मिनट से ऊपर लगा है। तो आप प्री के जैसे एग्जाम देते हैं ना, उस टाइम से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा अपने लिए रिजर्व कर लीजिए कि हमको ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल करते रहिए और धीरे-धीरे अपने आप बॉडी मांगता है कि भाई अब अपना स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा-सा और दो। डेली रूटीन में शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ऐसा नहीं कि अब इतना वहाँ थक गए कि आने के बाद आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कि हाँ, थोड़ा बहुत दौड़ लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नॉर्मल स्लो चाल पे, आप अपने आप आपका स्पीड बढ़ते जाएगा और फाइनल मेंस दीजिए, मेंस देने के बाद पूरा डेडिकेटेड हो जाइए उसके लिए। समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।